दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी अनहोनी हुई है तो उसके पीछे तीन चीज़ें होती हैं, या तो इंसान का शक, या गुस्सा, या फिर उसकी मानसिकता। और इन तीनों के चलते इंसान कर बैठता है एक ऐसी वारदात जो दूसरों के लिए या तो सीख बन जाती है या बन जाता है डर। सतर्क भारत में मैं आपके साथ साझा करूंगा क्राइम के कुछ ऐसे किस्से जिन्होंने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। हमारा मकसद है आपको सतर्क करना, तो देखना ना भूलें सतर्क भारत, सिर्फ देश रोजाना पर। वेलकम टू देश रोजाना। मेरा नाम है किरण और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किस्सा जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें ये बताता है कि जुल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। तो ऐसी ही काफ़ी सारी कहानियां मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं और ये एक और कहानी आज मैं आपको लेकर आया हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछता हूं, शेयर करता हूं कि देखो, हमारे घर में ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो चश्मे लगाता है। हो सकता है आप ही हो जो चश्मे लगाते हैं। और उस चश्मे को रखने के लिए हमारे पास ना एक कवर होता है, जो या तो प्लास्टिक का केस होता है या एक रेक्सिन का केस होता है, जिसे हम रखते हैं उसमें ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। एंड आपने अगर नोटिस किया हो तो उस कवर के ऊपर ना, जहां से उस चश्मे को बनवाया गया है, उस दुकान का पूरा नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ चीज़ उस पर होती है ना। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि एक चश्मे के कवर ने पूरी एक मर्डर मिस्ट्री सुलझा दी, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बकवास है, लेकिन ऐसा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है और पिछले साल की ही है, 2023 की। 8-9 महीने तकरीबन इस कहानी को हो गए होंगे। 10 जुलाई 2023 की ये कहानी है। मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है उरम, और उरम के पुलिस स्टेशन में एक दिन अचानक एक फ़ोन आता है। 10 जुलाई 2023 को एक फ़ोन आता है कि यहाँ एक सड़क पर अंधेरी से सुनसान जगह पर एक डेड बॉडी पड़ी है। अब पुलिस एकदम सकपका जाती है, अरे ऐसे कैसे? तो तुरंत वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, पुलिस वाले, और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। अब उसको देखने के बाद वो उसकी पहचान नहीं कर पाते। मतलब उस डेड बॉडी के पास वो एक सिर्फ इतना पता चल पाता है कि वो एक महिला की डेड बॉडी, और जिसकी उम्र तकरीबन 50-55 के आसपास है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़, लाइक उनका पर्स, उनकी आइडेंटिटी, उनका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या और कुछ भी चीज़ जिससे पता लगाया जा सके कि ये महिला कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। पुलिस परेशान हो जाती है, लेकिन उसको अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन इसी दौरान उनको अचानक थोड़ी सी दूरी पर एक चश्मे का कवर मिलता है। वो उस कवर को उठा लेती है, पुलिस की टीम जो है उस कवर को उठा लेती है, लेकिन वो सोचती है कि भाई ज़रूरी नहीं है ये इसका हो। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होती है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें पुलिस के सामने आती, पुलिस की टीम के। पहला तो ये कि भाई हो सकता है ये चश्मे का कवर इस महिला का ही हो। दूसरा, हो सकता है जिसने इसे मारा है उसका हो, उससे गलती से गिर गया हो। या फिर तीसरा कि भाई राह चलते किसी ने भी ऐसे फेंक दिया हो। तो वो इसको लेकर श्योर नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने इस कवर को अपने पास रख लिया। अब इतना होने के बाद जो उरम की पुलिस की टीम थी, उन लोगों ने अपने आसपास के जितने भी एरियाज थे, उन सब एरियाज के पुलिस स्टेशन में खबर पहुंचवा दी कि भाई एक महिला की डेड बॉडी मिली है जिसकी उम्र तकरीबन 50-55 साल के आसपास है। क्या ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट आपके पास आई है? तो सबने अपने रिकॉर्ड्स वगैरह छाने खंगाले, कुछ भी नहीं हुआ कि भाई नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आती है ना, वो पुलिस को एकदम से चौंका देती है। मतलब एकदम बहुत अजीब सी चीज़, मतलब शायद ही कभी ऐसा हुआ हो या किसी ने ऐसा देखा हो। पुलिस एकदम से यूँ हो जाती है कि यार ये कातिल तो बहुत ही सनकी मालूम होता है, क्योंकि उस महिला के पहले सिर में 2 गोली मारी गई, उसके बाद फिर तेज धारदार चाकू से उसका गला काटा गया, उसकी गर्दन को भी काटा गया। मतलब ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज़ है। ऐसे केसेस बहुत कम सुनने को मिले हैं, बिल्कुल ना के बराबर, कि गोली मारने के बाद उसको चाकू से भी मारा गया हो। अब पुलिस सकपका जाती है, अरे पुलिस के पास कुछ भी नहीं है सिवाय उस चश्मे के कवर के। अब एक वही हथियार उनके पास, एक वही लास्ट ऑप्शन है। तो सोचते चलो एक चांस लेते हैं। तो उरम की पुलिस स्टेशन की टीम जो है वो एक चांस लेती है।
अब ये पता लगाने का एक ही रास्ता है कि भाई ये कवर इस महिला का है, चश्मे का कवर जो है ये इस महिला का है या इस कातिल का है, या फिर ऐसे किसी ने राह चलते फेंक दिया है। तो वो सीधा पहुंचते हैं उस दुकान पे जहां से इस चश्मे को बनवाया गया है। उस दुकान पर जाकर पुलिस बताती है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, एक ये कवर क्या आपकी दुकान का है? वो कहता है जी हाँ साहब, हमारी दुकान का है, तो चश्मे का कवर हम लोग बनाते हैं, हमारे पास और भी पड़े हैं ऐसे बहुत सारे, बताइए क्या हुआ। तो कहता है कि हमें एक्चुअली एक डेड बॉडी मिली है जो एक महिला की है, अब उसकी शिनाख्त के लिए हम लोग आए, हमें ये कवर उस डेड बॉडी के पास मिला था तो इसलिए हम यहाँ पर आए। तो वो उस महिला का फोटो उसको दिखाते हैं। अब फोटो देख के दुकान वाला तुरंत पहचान जाता है और कहता है जी ये तो हमारी रेगुलर कस्टमर है और इसका नाम है भारती आम्बोकर। पुलिस एकदम से अरे ये क्या हुआ, एकदम से मोड़ कैसा आ गया, एकदम से हम क्या चीज ढूंढ रहे थे और क्या मिल रहा है हमको धीरे धीरे। और वो चश्मे का कवर जो है वो देखो एक छोटा सा सबूत था लेकिन बहुत बड़ा सबूत था। तो अब उस दुकान वाले से ये पूछा गया कि भाई ये कैसे कैसे क्या बात है। तो कह जी ये तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और इनका नाम है भारती आम्बोकर और ये इनका मोबाइल नंबर है और ये यहाँ पर रहती हैं। बस इतना ही था। अब पुलिस की टीम सीधी पहुंचती है उस जगह पर जहां पर भारती आम्बोकर रहती हैं। अब पुलिस जब भारती के घर पहुंचती है तो वहां पर तो ताला लगा है, बिकॉज भारती का तो मर्डर हो गया। अब आसपास जब पूछती है लोगों से तो वो कहते हैं कि जी तब पता चलता है डिपार्टमेंट की टीम को कि भाई भारती यहाँ पर अकेली रहा करती थी। हाँ उसकी एक बेटी थी लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, तो अब भारती यहाँ पर अकेली रहती है और 10 जुलाई से वो लोग गायब है, तब से ताला लगा हुआ है। अब किसी को कुछ नहीं पता कहाँ गई क्यों गई, किसी को कुछ बताया नहीं है। लेकिन वहीं उन लोगों के बीच में भारती आम्बोकर का एक रिलेटिव भी रहा करता था, एक कोई रिश्तेदार दूर का या जो भी, मतलब थोड़े से जिससे क्लोज रिलेशन थे हल्के फुल्के। तो वो बताता है कि भाई 10 जुलाई को भारती ये बोलकर गई थी कि वो अपनी बेटी से मिलने जा रही है। अब पुलिस के सामने एक और चुनौती, अभी भारती की बेटी कहाँ रहती है, कहाँ है आखिर वो भारती की बेटी, क्योंकि अब हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमें तो सिर्फ भारती का एड्रेस, उसका नंबर, उसका नाम पता है, भारती की बेटी का भी नाम नहीं पता हमें तो भाई अब पुलिस की टीम सोचती क्या किया जाए। तो वो एक काम करती है, क्योंकि उसका नंबर मिल चुका था भारती का, तो वो क्या करते हैं कि 9 और 10 तारीख को भारती के नंबर पर जितने भी फोन्स आए उन सब फोन को निकालती है। लेकिन यहाँ पर और कंफ्यूजन, भाई ढेरों नंबर वहां पर तो निकल गए, इसका भी फोन है, उसका भी फोन है, किसी उसका भी है, उधार लिया वहां भी है, उधार दिया वहां भी है। अब तो भाई नंबर है तो उस पर कॉल किसी के भी आ सकते हैं। तो अब थोड़ा सा और दिमाग चलाया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जिस टाइम बैंड पे लोगों ने बताया कि भाई वो इतने टाइम के बीच में निकली थी घर से, वो उस टाइम बैंड के राउंड फिगर लेके जो आसपास के मोबाइल नंबर्स होते हैं उनको निकालते हैं। और ऐसे में 4-5 मोबाइल नंबर ही निकलते हैं और एक ऐसा नंबर जिससे सबसे ज़्यादा कॉल्स उस टाइम आई थी या की गई थी उस नंबर पे, एक वो नंबर निकल के आता है और वो नंबर होता है भारती के दामाद का, जिसका नाम है मयूरेश अजीत गंभीर। पुलिस वाले बड़ा खुश होते हैं कि भाई चलो आखिरकार उसके दामाद का नंबर मिल गया, तो उसकी बेटी का एड्रेस भी मिल जाएगा। तो फिर वो दामाद को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम यहाँ से बोल रहे हैं, उरम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, एंड आपकी सास का जो है मर्डर हो गया है और उनके कुछ लास्ट के कॉल्स आपके पास हैं, तो आप प्लीज़ पुलिस स्टेशन आ जाइए। अब पुलिस यहाँ पर थोड़ा नॉर्मली बिहेव कर रही थी, भाई दामाद है, उसको हो सकता है चिंता हो कि भाई घर से निकली तब तक पहुंची नहीं है, या बार बार फ़ोन करके कंफर्म कर रहा कि कहाँ तक पहुँचे, मैं कब लेने आऊँ, या मिसिंग के बाद फ़ोन कर रहा हो कि भाई नंबर नहीं लग रहा है, घर पे आई नहीं है, वहाँ से निकल गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें पुलिस के सामने थी, लेकिन उनके दिमाग में ये नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी कि भाई ऐसा कुछ ये इसका दामाद भी कर सकता है। और दामाद सीधा एकदम से बिना किसी संकोच के, बिना डरे, सीधा पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में जाते ही वो बोलते हैं कि भाई आपकी सास का तो जो है मर्डर हो चुका है और लास्ट की कुछ कॉल्स सिर्फ आपके ही नंबर पर। अब इतना सुनकर मयूरेश जोर जोर से रोने लगता है। देखो, एक असली के आंसू और एक घड़ियाल के आंसुओं में ना फर्क पता चल जाता है। और ये ऐसी चीज़ों में ना, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ना, ये बड़े शातिर होते हैं, ये बड़े स्मार्टली वर्क करते हैं, इनकी इंटेलिजेंस पावर बहुत अच्छी होती है, या कॉमन सेंस कह लो, सिक्स सेंस कह लो, बहुत अच्छा होता है। ये फटाक से पकड़ लेते हैं कि आदमी नाटक कर रहा है कि सच में रो रहा है। मयूरेश की बॉडी लैंग्वेज और उसके रोने के तरीके में कोई मैच नहीं था।
अब पुलिस को यहाँ पर शक हुआ, तो फिर उन्होंने थोड़ी सी सख्ती की और अपने तरीके से अपनी भाषा में बात करना शुरू किया। लेकिन ऐसा कुछ उसको लगा नहीं कि भाई हाँ ये ठीक है, लेकिन भाई कहते हैं ना कि चांस लेने ज़रूरी होते हैं, तो पुलिस ने कहा चलो एक चांस और लेते हैं। उन्होंने भारती की जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी, उस सुनसान सी जगह, वहाँ के उस टाइम बैंड के सारे मोबाइल के लोकेशंस निकाली कि भाई उस टाइम पे कौन कौन से मोबाइल के लोग थे जो वहाँ से गुजर रहे थे, जो वहाँ पर खड़े थे, आज ये थे वो थे, ऐसे करके। ये थोड़े स्मार्ट वर्क्स होते हैं जो किए जाते हैं, मोबाइल के लोकेशंस पता किए जाते हैं। तो इत्तेफाकन मयूरेश के मोबाइल की लोकेशन वहीं थी जहाँ भारती की डेड बॉडी मिली थी, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार उसके आसपास ही वो भटक रहा था, उसके आसपास की उसकी लोकेशन थी। नाउ दे आर क्लियर कि हाँ भाई अब बता क्या हुआ था। तो भाई उसने कहा कि जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये मेरी सास है, इनकी बेटी मेरे से शादी हुई है, ये फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें, हम तो बड़े खुश थे, हमें इनकी चिंता थी, काफ़ी टाइम से घर नहीं आई थी एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें। तो पुलिस वाले ने कहा नहीं। तो उन्होंने अपनी भाषा का थोड़ा सा बदला, अपने तेवर थोड़े से बदले और कहा कि भाई चलो अब आप बताते हो या फिर हम आन मिलो सजना निकालें। आन मिलो सजना एक यंत्र होता है जिससे बड़े बड़े भूत भी बोलने लग जाते हैं पुलिस वालों के सामने। ये एक मतलब डंडा जिसे कहते हैं डंडा, उसका नामकरण क्या हुआ, आन मिलो सजना। उसे मस्त सरसों का तेल पिलाया जाता है और उसे से भिगो के रखा जाता है कि अगर कोई ना माने तो इससे मनाया जा सके। ठीक है, तो फिर उन लोगों ने अपनी कार्रवाई शुरू की। तो अब मयूरेश थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया और वो बोलने लगा कि हाँ मैंने अपनी सास को मारा है। एकदम से पुलिस वाले शक पकड़, ऐसे कैसे, अभी तक तो कुछ भी नहीं था और एकदम से क्यों मारा भाई, तो क्यों मारा अपनी सास को भाई। कहते बड़ी परेशान करती थी मुझे, बहुत तंग करती थी, कहती थी मुझे मेरी बेटी से मिलना, मुझे मेरी बेटी से मिलना। मैंने मिलवा दिया, मैंने मार दिया, मैं बहुत तंग आ चुका था इससे। ये बार बार मुझे इरिटेट करती थी, फ़ोन करती थी। मैंने बहुत कोशिश की टालने की, मैंने बहुत समझाया बुझाया इनको कि नहीं 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 आप रहने दो, लेकिन ये नहीं मानी। मुझे बहुत तंग कर रखा था, इसलिए फिर मैंने इनको मार दिया। मुझे अपनी उस सिरदर्दी से, इरिटेशन से मुझे छुटकारा चाहिए था, इसलिए मैंने इन्हें मार दिया। पुलिस वालों ने सोचा कि लो भाई, बड़े खुश हुए वो तो डिपार्टमेंट के लोग कि चलो इतने कम समय में हमने ये गुत्थी सुलझा ली। देखो एक अच्छी चीज़ भी है भाई, कम टाइम लगा और एक मर्डर मिस्ट्री जो सॉल्व हो गई, सुलझा ली। अब उसके बाद डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो मयूरेश को जुरिडिक्शन की कस्टडी में देने की सारी जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट कर रहे थे धीरे धीरे करके। लेकिन तभी एक पुलिस वाले का दिमाग खनका, अरे एक सेकंड, हमने सिर्फ इतना ही इससे पूछा कि इसने अपनी सास को मार दिया और इसलिए मारा क्योंकि वो उसे तंग करती थी, लेकिन अपनी बेटी से मिलने की बात करना, उससे बाहर मिलने जाना, ये तो कोई तंग करने वाली बात है ही नहीं। असली रीज़न क्या है इसके पीछे का, असली कारण क्या है। तो उन्होंने कहा जी रुको एक सेकंड। उनने फिर दोबारा से पूछताछ की, हाँ भाई बताओ क्या हुआ था, क्यों आपने अपनी सास को मारा। तो मयूरेश ने बताया कि भाई मेरे को मेरी सास बहुत तंग करती थी, वो बार बार अपनी बेटी से मिलने की जिद करती थी, मुझे फ़ोन करती थी, ये वो बहुत सारी चीज़ें करती थी, तो इसलिए फिर मैंने इनको जो है मौत के घाट उतार दिया। ये पहले बता चुका था। देन फिर और जोर लगाया और पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई एक दिन ऐसा हुआ, मेरा मत्था बहुत ख़राब हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गई, मैं परेशान हो चुका था इस औरत से, तो मैंने फिर इसको 10 जुलाई को फ़ोन किया। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ, मैं आपको आपकी बेटी से मिलवाता हूँ। ये घर से आई, मैंने इनको पिक किया, मेरे साथ गाड़ी में 2 लोग और थे, हमने कार में इनको बिठाया। कार में बिठा के जब हम जा रहे थे, एक सुनसान सा रास्ता हमको मिला। उस सुनसान से रास्ते पर हमने इनको 2 गोली मारी, इनको बाहर निकाला, 2 गोली मारी, फिर इनको वहीं फेंक दिया। लेकिन फेंकने के बाद मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली, मुझे लगा नहीं कि ये मर गई है, तो इसलिए फिर मैंने चाकू से इनका गला भी काट दिया। तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, मुझे कंफर्म हुआ कि नाउ शी इज़ डेड, अब वो मर चुकी है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैं फिर उनके सारे पर्स वगैरह ये सब चीज़ें लेकर वहाँ से निकल लिया। तो इतनी वो थी। लेकिन फिर भी उनने पूछा कि चलो ठीक है, तुमने जो बताया कि भाई परेशान करती थी, इरिटेट करती थी, लेकिन इतनी छोटी सी बात पर भाई एक माँ तो अपनी बेटी से मिलेगी ना, अपनी बेटी की भी चाहत होती है अपनी माँ से मिलने की।
एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो टीम थी वो सारी चीज़ें कर रही थी, लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी यहाँ पर मेरे हिसाब से। आगे भी मैं जो बताऊंगा कहानी, आप भी शायद आपके दिमाग में वो चीज़ आए। भाई जब ये सारी चीज़ें हो रही थी कि बेटी से मिलने की जिद है, सास को मार दिया है, दामाद वहाँ पर बैठा है, लेकिन एक भी सिंगल पुलिस वाले ने पूछा कि भाई तेरी बीवी कहाँ है? उसको भी बुला। लेकिन अब पूछा, ये सारी चीज़ें हुई तो एक पुलिस वाले डिपार्टमेंट के उस टीम के एक बंदे ने कहा कि अच्छा ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है भाई, अपनी बेटी से तो माँ मिलेगी ही, है कि नहीं? तो इतनी छोटी सी बात पर आपने अपनी सास को क्यों मार दिया? आप मिलवा क्यों नहीं देते थे? क्यों नहीं मिलवा रहे थे? ऐसी क्या दिक्कत थी आपको अपनी बेटी से, इसकी बेटी से मिलवाने की? माँ को क्यों नहीं मिलवा रहे थे? जब उन्होंने जोर दिया तो एकदम से मयूरेश बहुत इरिटेट हो गया। उसने एकदम से जोर से बोला कि मैं मिलवाऊं तो तब ना जब वो जिंदा हो। पुलिस वाले फिर से एकदम बोले, तो कहाँ जा रहा था? एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए भाई। मयूरेश एकदम से बोला कि मैं तो तब मिलवाऊंगा जब बेटी जिंदा होगी। अब यहां पर एक मर्डर मिस्ट्री डबल मर्डर मिस्ट्री बन चुकी थी, डबल मर्डर केस बन चुका था। मां और बेटी दोनों को मयूरेश मार चुका था। अब पुलिस वाले को मत्था खनका, यार ये क्या था, हम तो ऐसे सोच रहे थे, लेकिन ये तो एक और चीज निकल आई। अब पुलिस ने जोर देके पूछा कि भाई तूने लड़की को क्यों मारा, अपनी बीवी को क्यों मारा? सास को तूने मार दिया, चल ठीक है, तू इरिटेट हो गया था, लेकिन अपनी बीवी को क्यों मारा? तो अब मयूरेश एक और कहानी सुनाता है। थोड़ा सा जब पुलिस वाले उसकी पीछे की जिंदगी को खंगालते हैं तो पता चलती है कि भाई वो आर्मी से रिटायर्ड है और 2014 में उसने आर्मी छोड़ दी थी। क्रिमिनल माइंडेड था और किसी वजह से एक किसी इंसान से उसका झगड़ा हुआ, उसने उसे मार दिया। 3 मर्डर कर चुका अभी आदमी, देख रहे हो, 2014 में, 22 में और 23 में। तो उस इंसान को मारने के बाद इसके ऊपर केस चल रहा था एंड कोर्ट में इसका केस चले जा रहा था, काफ़ी लंबा जो है केस खींच गया था और उसे भरोसा था कि शायद वो छूट भी जाएगा। तो आर्मी में था, कुछ पैसा जमा कर रखा था, तकरीबन 9-10 लाख रुपए थे इसके पास, वो इसने जमा कर रखे थे। और जब ये केस सारा चल रहा था उस दौरान इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था प्रीति मयूरेश, यानी कि भारती आम्बोकर की बेटी। प्रीति बड़ी इंटेलिजेंट भी थी और खूबसूरत भी थी। तो इनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, दोनों में थोड़ी पहचान बढ़ी। अब मयूरेश ने सोचा कि भाई ये जो मेरे पैसे हैं मैं तो अंदर जाऊंगा। उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, लेकिन वो उसके अगेंस्ट केस लड़ रहा था, अपनी उम्र कैद की सजा के अगेंस्ट केस लड़ रहा था। तो उसने कहा कि चलो मैं ये पैसे प्रीति को दे देता हूँ और मैं केस जब जीत जाऊंगा, बाहर आऊंगा, तो मैं इससे पैसे वापस ले लूंगा। तो वो प्रीति को पैसे दे देता है और कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं पैसे ले लूंगा। कहती ठीक है भाई, एक अच्छी बॉन्डिंग दोनों की हुई पड़ी थी। फिर जब मयूरेश बाहर आता है, मुंबई हाई कोर्ट जो है उसे सबूतों के अभाव में रिहा कर देती है कि भाई नॉट गिल्टी है, ठीक है, चला जाता है, बाहर आ जाता है। तो बाहर आके वो प्रीति से शादी कर लेता है। अब दोनों एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, दोनों की शादी हो गई है, बढ़िया घूम रहे फिर रहे हैं, सब चीज़ें हैं। अब इसी दौरान प्रीति प्रेग्नेंट भी हो जाती है एंड ये लोग घूमने के लिए एक लॉन्ज में गए हुए थे, मतलब घूमने के लिए ये लोग निकले हुए थे और ये लॉन्ज में रुके हुए थे, एक लॉन्ज में। अब उसी दौरान मयूरेश को याद आता है, यार मैंने इसको पैसे भी तो दिए थे, मैंने प्रीति को कुछ पैसे भी दिए थे। अब वो बोलता प्रीति को कि भाई मुझे तो पैसे दे दो मेरे, जो मैंने आपको दिए थे शादी से पहले या जब जेल में था जब भी। तो कहती है कि हाँ दे दूंगी करके वो टालती रहती है। फिर जब मैंने बताया कि घूमने चले गए थे वहाँ पर भी फिर वो कहता है कि भाई मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, मेरे को वापस करो। तो कहती मैं दे दूंगी, ये वो, दोनों का झगड़ा होता है। तो कहती है कि भाई मैं तो ये पैसे तुम्हारे जो है वो कहीं लगा चुकी हूँ, मेरे पास तो एक धेला भी नहीं है, मेरे पास तो फूटी कोटी भी नहीं। अब मयूरेश का दिमाग गर्म हो जाता है यहाँ पर। तो वो दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो मयूरेश जो है उसको मार देता है, उसका गला घोटकर उस लड़की को मार देता है। प्रीति मयूरेश को वो मार देता है। और ये जो सारा कांड हो रहा था ये अगस्त 2022 का था सारा कांड। उस टाइम प्रीति जो है वो प्रेग्नेंट भी थी, तो मार देता उसे। और मार के रास्ते में अलीबाग की जो पहाड़ियां वगैरह बीच में आती है, उन पहाड़ियों से नीचे खाई में फेंक देता है कि भाई खत्म, बिल्कुल खत्म।
अब इसके बाद फिर प्रीति की मम्मी यानी कि भारती का फ़ोन उसके पास रेगुलर बेस पे आता है। वो कहती है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, वो प्रेग्नेंट है, मुझे उसका ध्यान रखना है। और इस टाइम पर ध्यान रखने की जरूरत है भी, एक्चुअली में होती है भाई। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका ध्यान ज़्यादा रखना जरूरी होता है। तो कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छा ध्यान कोई नहीं रख सकता। तो फिर वो मयूरेश कहता है कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर पे भी लोग हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, वो इसका ध्यान रख सकते हैं। कभी कहता था मैं बाहर हूँ, कभी कहता था हम लोग घूमने निकले, कभी कहता था बीमार है, कभी कुछ जो भी है, हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना लगा के वो उनको टाल देता था। अब यहाँ पर भारती जो है वो इरिटेट हो चुकी थी ये सारे बहाने सुन सुनकर। तो वो क्या बोलती है मयूरेश को कि या तो मुझे मेरी बेटी से मिलने दे, नहीं तो मैं जाऊंगी पुलिस के पास और फिर मैं लीगली तरीके से अपनी बेटी से मिलने आऊंगी। अब यहाँ पर मयूरेश का मत्था चटकता है। वो कहता है यार अगर ये पुलिस के पास चली गई, पुलिस वाले घर आएंगे तो प्रीति के जो मर्डर मैंने किया है प्रीति का, उसके बारे में सबको पता चल जाएगा। उसने तो यही सोचा था कि भाई अब शायद ऐसा कुछ ना हो, उसकी माँ को अवॉइड करूंगा और बाद में कुछ भी जो इसने प्लान किया हो। लेकिन उसकी माँ ने वो पुलिस की धमकी दी तो वो डर गया। तो उसने सारा प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, प्रीति की माँ को रास्ते से हटाते हैं। अब प्रीति की माँ रास्ते से हट जाएगी तो ये दोनों ही माँ बेटी ही थी, बस बेटी की माँ थी, माँ की बेटी। बेटी को मैं मार चुका हूँ, माँ को भी मार दूंगा तो पूछने वाला कोई है ही नहीं, मैं बच गया। ठीक है जी। वो प्लान बनाता है और प्लान के अकॉर्डिंग अपनी सास को घर से उठाता है और गाड़ी में डाल के सुनसान सी सड़क पर जाके उसको गोली मारता है, फिर गला काट देता है। उसके बाद उसके बैग को अपने साथ ले लेता है, उसके कपड़े वपड़े जो भी चीज़ थी ले जाने वाली वो सब ले लेता है। रात का अंधेरा था, सुनसान था। अब जब वो बॉडी को बाहर फेंकते हैं सड़क के किनारे, तब गलती से जो उसके हाथ में चश्मे का कवर था, भारती के हाथ में या उसके हाथ में, जिसके में भी था, वो कवर थोड़ा सा दूर निकल जाता है। जैसे हम कुछ चीज़ नीचे डालते हैं हमारे हाथ में, ऐसे लगता है तो थोड़ा सा दूर निकल जाता है, वो कवर थोड़ा सा दूर चला जाता है, जिस पर इनका ध्यान नहीं जाता। तीनों लोगों का, 3 लोग थे यहाँ पर। पुलिस इन दोनों को भी बुला चुकी थी। मैंने जब बताया था ना कि भाई इसने बताया कि हम 3 लोग थे, 2 मेरे दोस्त थे, तो उन दोनों को भी बुला लिया था फ़ोन करके, जी आ जाओ, आपकी भी ससुराल में इंतज़ार किया जा रहा है। तो उन लोगों को ही बुला लिया था पुलिस स्टेशन में। तो ये सारी कहानी वहाँ पर चल रही थी। तो उसने बताया हमने ऐसे ऐसे मारा करके। अब जहाँ पर ये नहीं पता था कि भाई भारती का मर्डर किसने किया, अब वहाँ पर 3 मर्डर का खुलासा हो चुका है। एक 2014 में जिसको उसने मारा, दूसरा प्रीति भारती की बेटी, और तीसरा खुद भारती। इन तीनों को मार चुका है, जिसका नाम है मयूरेश। तो जहाँ पर ये सारी मिस्ट्री सोल्व नहीं हो रही थी, वहाँ पर सब 3 मर्डर सामने आ गए और जो कातिल है उनका भी पता चला। और देखो कहते हैं कि भाई एक छोटी से छोटी गलती भी ना बहुत बड़ा सबूत बन सकती है किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट। और ऐसा ही मयूरेश अजीत गंभीर के साथ भी हुआ। वो ये भूल गया या गलती से उससे वहाँ पर वो केस छूट गया, कवर छूट गया चश्मे का, और वो चश्मे का कवर इन तीनों का, जो उसके 2 दोस्त थे उनका भी, इन तीनों का काल बन गया, इन तीनों को पकड़वा दिया। तो छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब उरम की जो पुलिस थी वो बहुत खुश थी कि नाउ फाइनली हम लोगों ने इस केस को सोल्व कर दिया है और द कल्प्रिट्स हमारे पास बैठे, तीनों कल्प्रिट हमारे पास हैं। और किस वजह से एक छोटी सी चीज़ों को लेकर आखिर में यही पता चला कि भाई पैसों को लेकर ये सब चीज़ें हुई। तो पैसा ही ऐसी चीज़ है जो रिश्तों को ख़राब भी करता है, सारी चीज़ें करता है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द यूथ्स या हमारे जो भी लोग हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी से भी कोई रिलेशन बनाने से पहले थोड़ा सा श्योर हो जाए, बहुत जल्दी ना दिखाएं किसी भी चीज़ में, क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसी बहुत जल्दबाजी में बने हुए रिश्ते कब हमें सेध जाए इन द सेंस कब हमको हार्म करते हैं, हमारे लिए हानि करते हैं, हम नहीं जानते। तो कोई भी रिलेशन बनाने से पहले उसके बारे में सोचें। एंड सतर्क भारत जो है आपको इसी बारे में बताता है, देश रोजाना आपको सतर्क करता है, अवेयर करता है ऐसी चीज़ों से। और एक चीज़ और कि भाई मुजरिम और जुल्म कितना ही बड़ा हो, कानून के शिकंजे में हमेशा कसा जाता है। तो इसी चीज़ के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। एक चश्मे के कवर ने उन कल्प्रिट्स को पकड़वा दिया। मैं कह सकता हूँ कि भाई वो चश्मे का कवर एक सीसीटीवी की तरह यूज़ हुआ है कि नहीं। तो इन तीनों को पकड़ा गया, ये जेल में चले गए और इनकी मर्डर मिस्ट्री सोल्व हो गई, सब खत्म हो गया, पुलिस खुश, सब खुश, एंड हम भी खुश, आप भी खुश कि भाई एक स्टोरी का एंड हो गया। एंड एक बार वही चीज़ कहना चाहूँगा कि सतर्क रहें और देश रोजाना के चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर नीचे बटन है रेड कलर का, मोबाइल में देख लो तो ब्लैक कलर का आएगा, उसको सब्सक्राइब करें। वैसे भी शायद अब हर जगह ब्लैक ही हो गया है,
तो उसको सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल का आइकन है उसे दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। इसके अलावा रेडियो रोजाना और देश रोजाना को आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मैं चाहूँगा इजाज़त चलने की, अगली बार आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना एंड सतर्क रहें।